नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज के मुख्य सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वर्ष 2024-25 का बजट किया पेश। 1,99,876.61 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित। इस वर्ष के बजट में कोई नया टैक्स नहीं। किसान नेताओं पर एनएसएल नहीं लगाएगी अंबाला पुलिस ने फैसला लिया वापस। एक मां ऐसी भी अपने कलेजे के 2 टुकड़ों को उतारा मौत के घाट। आशिक के साथ मिलकर की बेटों की हत्या। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज वर्ष 2024-25 का बजट पेश किया। उन्होंने अपने बजट भाषण में कहा कि वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 1,99,876.61 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित है, जो वर्ष 2023-24 के 1,70,490.84 करोड़ रुपए के संशोधित अनुमानों से 11.37% की वृद्धि दर्शाता है। इनमें राजस्व परिव्यय के रूप में 1,34,456.36 करोड़ रुपए और पूंजीगत परिव्यय के रूप में 55,420.25 करोड़ रुपए शामिल हैं, जो कि कुल बजट का क्रमशः 70.81% और 29.19% है। सीएम ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी, जननायक जनता पार्टी नीत राज्य सरकार का यह 5वां बजट है। इस वर्ष के बजट में कोई नया टैक्स प्रस्तावित नहीं किया गया है। बजट पेश करते हुए सीएम ने कहा कि उनकी सरकार ने किसानों के कल्याण के लिए कई कदम उठाए हैं। उनकी सरकार 14 फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य दे रही है। वर्ष 2014-15 से वर्ष 2023-24 की अवधि में सकल घरेलू उत्पाद की वार्षिक चक्रवृद्धि दर स्थिर मूल्यों पर 6.1% रही है, जो वर्ष 2014-15 के 3,70,535 करोड़ रुपए से वर्ष 2023-24 में बढ़कर 6,34,027 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। इसी अवधि में राष्ट्रीय स्तर पर स्थिर मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद में 5.6% की वार्षिक चक्रवृद्धि दर दर्ज की गई। राष्ट्रीय विकास की तुलना में हरियाणा की तीव्र वृद्धि का अर्थ है कि अखिल भारतीय सकल घरेलू उत्पाद में वर्ष की जीएसडीपी की हिस्सेदारी में वर्ष 2014-15 में 3.5% से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 3.7% होने का अनुमान है, जो हरियाणा की जनसंख्या और भारत की जनसंख्या में अनुपात जो लगभग 2% है, उससे कहीं अधिक है। हरियाणा के सकल घरेलू उत्पाद, राज्य घरेलू उत्पाद में वर्ष 2023 में 8% की वृद्धि अनुमानित है, जबकि इसी अवधि में राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में 3% की वृद्धि होने का अनुमान है। वर्तमान कीमतों पर राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2014-15 में 86,000 रुपए से बढ़कर 2023-24 में 1,85,854 रुपए अनुमानित है। ये वृद्धि 114% है, जबकि हरियाणा में ये वर्ष 2014-15 में 1,47,382 रुपए से वर्ष 23-24 में 3,25,759 रुपए होने का अनुमान है, जो कि 114% के मुकाबले 121% की वृद्धि है। हरियाणा इसमें अग्रणी है। हरियाणा विधानसभा में बजट सत्र के दौरान सदन के नेता मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने तत्काल निर्णय लेने की अपनी वचनबद्धता को पुनः दोहराया। सदन में चर्चा के दौरान तिगांव के विधायक राजेश नागर द्वारा बताया गया कि तिगांव और ग्रेटर फरीदाबाद एक बड़ा क्षेत्र बन गया है, इसलिए तिगांव को उपमंडल बनाया जाए। इसी प्रकार शहरी क्षेत्रों में वर्षों से रहने वाले लोगों को आवासीय संपत्ति का मालिकाना हक देने की मांग भी कई विधायकों ने सदन में उठाई थी, जिन मांगों को मुख्यमंत्री ने तत्काल पूरा किया। मुख्यमंत्री ने सत्र के दौरान ही तिगांव को उपमंडल बनाने की घोषणा की और कहा कि इसकी औपचारिकता शीघ्र ही पूरी कर दी जाएगी। इसी प्रकार शहरों के साथ लगते क्षेत्रों में वर्षों से मकान बनाकर रह रहे लोगों को मालिकाना हक देने के लिए 1 सप्ताह के अंदर अंदर नीति लाने की घोषणा भी मुख्यमंत्री ने की। इस नीति के तहत 20 वर्षों से आवासीय प्लाटों में मकान बनाकर रह रहे लोगों को मालिकाना हक मिल सकेगा। 2 घोषणाएं मैं करना चाहता हूं सदन के पटल पर। एक विषय, अर्बन एरियाज में बहुत ऐसे रेजिडेंट्स हैं जिनका
किसी न किसी प्लॉट पर वर्षों से वो अपने मकान बनाकर रह रहे हैं। जो तो मकान या जो कमर्शियल एंटिटीज ऐसी थी जो कहीं ना कहीं पट्टे पर या कोई लीज पर म्यूनिसिपैलिटी से पहले ली हुई थी, वो उन्हें मालिकाना हक 20 वर्ष पुराना दे दिया था। लेकिन अब कुछ रेजिडेंशियल मकान ऐसे हैं जो या तो एनक्रोचमेंट में हैं या फिर वो भी कोई किसी व्यवस्था में पुराने हैं, मलकियत का उनका हक नहीं है। तो हम अगले एक सप्ताह में एक पॉलिसी लेके आएंगे जिसमें ऐसे जो प्लॉट हैं उनको सबको रेगुलराइज करने के लिए पॉलिसी देंगे ताकि उनको 20 साल पुराने उनके मालिकाना हक उनको मिल सके। एक पॉलिसी। इसी प्रकार आज एक प्रश्न में हमारे विधायक तिगांव ने, राजेश जी ने विषय रखा था कि तिगांव या नया फरीदाबाद एक बहुत बड़ा एरिया अब वो बन गया है कि जिसमें हमको आवश्यकता भी है। वहाँ तहसील तो अलग है तिगांव की, लेकिन सब डिवीजन की मांग उन्होंने की थी। तो हमारे डिप्टी सीएम साहब ने उनको उस समय कहा भी था कि इसका विचार करेंगे, लेकिन विचार करने के बाद ये लगता है कि वहाँ उस सब डिवीजन की आवश्यकता की हम पूर्ति करेंगे। तो जो उसका एक जो उनकी सिस्टम में यानी औपचारिकताएं हम पूरी करके और उस सब डिवीजन की मैं यहाँ घोषणा करता हूँ। किसान नेताओं पर एनएसए नहीं लगाएगी अंबाला पुलिस। जी हां, एसपी पूजा ढाबला ने जानकारी देते हुए बताया कि एनएसए लगाने पर पुलिस ने पूर्ण विचार किया है। दरअसल अंबाला पुलिस ने किसान आंदोलन में शामिल अंबाला के कई किसानों पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाया था, जिसको लेकर उनके घर पर नोटिस चिपकाया गया था और इसकी वजह से किसानों में अब और रोष न पैदा हो, इसे लेकर अंबाला पुलिस ने यू टर्न लेते हुए इसे वापस ले लिया है और अगले आदेश तक इस तरह का कोई भी कानून लागू नहीं होगा। स्थिति ज्यादा खराब न हो, इसको लेकर पुलिस द्वारा यू टर्न लेते हुए इस आदेश को आज वापस ले लिया गया है। अंबाला की एएसपी पूजा ढाबला ने बताया कि पुलिस के उच्च अधिकारियों ने फैसला लिया है कि एएनएस वापस ले लिया गया है और किसानों से अपील की गई है कि शांति बनाए रखें। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है हमारा, उसके लेके जो हमारे उच्च अधिकारियों द्वारा ये डिसीजन लिया गया है कि अभी इसका कोई भी प्रावधान हम लागू नहीं कर रहे हैं किसी भी तरह का। और दूसरा जो है, फिर भी मैं जितने भी हमारे किसान नेता हैं, किसान यूनियन है, मैं इनसे अपील करना चाहूँगी कि आप शांति बनाए रखें, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखें, कानून व्यवस्था को अपने हाथ में ना लें। वो उच्च अधिकारियों द्वारा ये फैसला लिया गया है कि अभी इसका हम कोई भी प्रावधान लागू नहीं कर रहे हैं। अभी कुछ इसके बारे में हमने कोई डिसीजन नहीं लिया, लेकिन अभी हम कोई प्रॉपर्टी अटैच का भी नहीं हम कुछ कर रहे हैं और इसका भी नहीं कर रहे हैं, एनएसए का भी। उसके बारे में अभी मैंने बताया कि अभी कोई किसी तरह का नहीं हम इस तरह का कुछ कर रहे हैं, कोई भी प्रावधान लागू, ना प्रॉपर्टी अटैच को लेके ना एनएसए को लेके। नेताओं से मैंने पहले भी अपील करा है, अब भी मैं अपील कर रही हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखिए, कानून व्यवस्था को अपने हाथ में ना लीजिए, शांति बनाए रखिए, जो भी है बातचीत द्वारा हल कीजिए। और अगर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहेगा तो कोई एक्शन हमारी तरफ से अननेसेसरी नहीं लिया जाएगा। सोनीपत से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ कलयुगी मां ने अपने ही आशिक के साथ मिलकर अपने कलेजे के 2 टुकड़ों को मौत के घाट उतार दिया। रूबी नाम की महिला ने अपने प्रेमी नितिन के साथ अपने 10 साल के बेटे वंश और 7 साल के बेटे यश की हत्या कर दी। महिला रूबी ने कल दोनों बेटों के अपहरण का स्वांग रचा था। इस मामले का खुलासा सोनीपत एंटी गैंगस्टर यूनिट क्राइम ब्रांच की पूछताछ में महिला रूबी और उसके आशिक ने खुलासा किया और वंश और यश की बेरहमी से हत्या कर दोनों के शवों को उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में गांव गौरीपुर के गन्ने के खेतों में फेंक दिया गया था। पुलिस ने दोनों के शवों को रूबी और नितिन की निशानदेही पर बरामद कर लिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की कॉपी आने के बाद अब आम आदमी पार्टी को डीसी की तरफ से नए नतीजे जारी करने का इंतजार है। इसमें कुलदीप कुमार को 20 और मनोज सोनकर के 16 वोट मिलेंगे। इसके बाद कुलदीप को विजेता घोषित करने संबंधी पत्र जारी होगा, जिसके बाद कुलदीप किसी भी समय पद ग्रहण कर सकते हैं। चंडीगढ़ में सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव दोबारा होंगे और प्रशासन को सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कॉपी मिल गई है। दोनों ग्रुपों की तरफ से उम्मीदवारों के नाम में कोई बदलाव नहीं है। मंगलवार को मेयर आम आदमी पार्टी के पार्षद कुलदीप बन गए हैं, लेकिन वर्तमान में सीनियर डिप्टी मेयर और कुलजीत संधू और डिप्टी मेयर राजेंद्र शर्मा पद पर बने हुए हैं। दोनों भाजपा के हैं और उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि अब आगे कांग्रेस का सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर कैसे बनेगा। और फिलहाल मामले में 26 फरवरी को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई है।
कांग्रेस विधायक मामन खान की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। पुलिस कांग्रेस के विधायक और अन्य आरोपितों पर कड़ा शिकंजा कसने की तैयारी कर चुकी है। नौ हिंसा मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए यूएपीए की धारा और जोड़ दी है। प्रदेश सरकार अधिसूचना जारी करने के बाद जांच एनआईए से करवाने की सिफारिश करेगी। अगर एसआईटी ने ठोस सबूत दिए तो जमानत मिलने की संभावना नहीं है। मामन को एक बार फिर से जमानत के लिए अदालत जाना पड़ेगा। 2 अप्रैल को अदालत में सुनवाई होगी, जिसमें दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अदालत फैसला लेगी। एसआईटी ने ठोस सबूत दिए तो जमानत मिलने की संभावना खत्म है। अदालत पेशी के दौरान मामन को गिरफ्तार करने के आदेश देकर आगे की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी को दे सकती है। प्राकृतिक चिकित्सा के इच्छुक मरीजों को करनाल में एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। करनाल जिले का पहला प्राकृतिक चिकित्सा का वेलनेस सेंटर इंद्री रोड स्थित श्री आत्म मनोहर जैन आराधना मंदिर के प्रांगण में खुलने जा रहा है। 25 फरवरी को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह सरकारवाह कृष्ण गोपाल, केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, इंद्रेश कुमार सहित देश भर के गणमान्य संतों और अतिथियों की मौजूदगी में इस चिंता को समर्पित किया जाएगा। यह करनाल जिले का पहला ऐसा केंद्र होगा जहां प्राचीन भारतीय प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति के माध्यम से उपचार दिया जाएगा। जिला कैथल में सैकड़ों ग्रामीण सफाई कर्मचारियों ने इकट्ठे होकर अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने तहसीलदार के माध्यम से सरकार को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीण सफाई कर्मचारियों ने कहा कि 29 नवंबर को पंचायत अधिकारी के साथ वार्ता हुई थी और 4 मांगों पर सहमति जताई गई थी, लेकिन 3.5 महीने बीत जाने के बावजूद अब तक पत्र जारी नहीं हुआ है। उन्होंने सरकार से मांगे पूरी करने की अपील की। आज का जो ये ग्रामीण सफाई कर्मचारियों का राज्य स्तरीय धरना प्रदर्शन रहा हुआ है जिला कार्यालयों पर, ये जो सरकार की वादा खिलाफी के खिलाफ किया गया है, क्योंकि ग्रामीण सफाई कर्मचारियों ने पिछले दिनों 51 दिन की एक जबरदस्त आंदोलन किया था और उस दौरान सरकार का नुमाइंदा ने इनसे वार्ता करके 4-5 बिंदुओं पर सहमति दी थी और यह आश्वासन दिया था कि जल्दी इन मांगों की नोटिफिकेशन, इन मांगों के परिपत्र जारी किए जाएंगे। और मुख्य जो मांगे हैं सभी कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना। फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।